में रमेश खेत में हल चला रहा होता है। हे भगवान, कब तक मैं ऐसे औरों के खेतों पर ही मेहनत करता रहूंगा? न जाने कब मेरे पास खुद का खेत होगा। रमेश लगातार काम करता रहता है और तभी वहाँ पर खेत का मालिक प्रकाश आ जाता है। अरे अभी तक तूने काम खत्म नहीं किया? बस कर रहा हूँ साहब, थोड़ा ही रह गया। कितना धीरे काम करता है तू, इस बार मैं तेरे पैसे काट कर दूंगा। साहब इतना बड़ा खेत है और मैं अकेला काम करने वाला हूँ, समय तो लगेगा ही ना। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने, भूल मत और भी बहुत लोग हैं जिनको मैं पैसा देकर काम करवा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो बस कह रहा था कि आप पैसे मत काटो, मैं जल्दी से जल्दी सारा काम कर दूंगा। प्रकाश वहाँ से चला जाता है और रमेश बेचारा लगातार काम करता रहता है। महीना खत्म होने को आता है और प्रकाश रमेश को पैसे दे देता है। मालिक, ये पैसे तो कम है। तो तेरा काम भी तो कम है, कितने धीरे धीरे काम किया है तूने। पर मालिक काम तो पूरा किया है ना, फिर आपने मेरे पैसे क्यों काटे हैं? इतने दे दिए वो भी बहुत है, वरना तेरे जैसे चींटी की रफ्तार से काम करने वाले को तो ये भी नहीं देने चाहिए। पर मालिक आप जानते हैं ना कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत होती है। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो पैसे जो दिए हैं ना वो भी वापस ले लूंगा, समझा? प्रकाश की बात सुनकर रमेश चुप हो जाता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन्हें लेकर वो घर चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी आंचल उससे बोलती है, जी आ गए आप, आज आपको पैसे मिलने वाले थे ना? हाँ पैसे मिल गए हैं, पर आंचल। पर क्या जी, पैसे दीजिए ना, घर में राशन नहीं है, राशन लेकर आना है। पैसे पूरे नहीं मिले हैं मुझे, मालिक ने पैसे काट लिए हैं मेरे। जी क्या पैसे काट लिए? पर क्यों काट लिए? उनका कहना है कि मैं काम रफ्तार से नहीं करता हूँ। लोगों को भी बस गरीबों को ठगने और पागल बनाने का मौका चाहिए होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसे काट दिए हैं सेठ ने। अब जो पैसे मिले हैं उसी से तुम थोड़ा बहुत राशन ले आओ, बाकी देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। रमेश पैसों को आंचल को दे देता है और खुद थोड़ा आराम करने लग जाता है। रमेश के घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। बेचारा गरीबी के दलदल में बुरी तरह फंस चुका था और घर चलाने के लिए वो प्रकाश के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश के घर पर उसके चाचा का बेटा सोनू आता है। और रमेश भाई कैसे हो तुम? बस सोनू, ठीक ठाक चल रही है जिंदगी, तू बता? मैं भी ठीक हूँ, घर के हालात तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गए भाई। क्या करें, बड़ा मुश्किल है गरीबी में घर चलाना। मेरी मान तो भाई, तू कोई काम कर ले मेरे साथ शहर जाकर। नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर शहर नहीं जा सकता, और फिर तेरी भाभी को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। अरे तो फिर कोई अपनी जमीन खरीद ले और उस पर खेती कर, फिर जो मुनाफा होगा कम से कम वो तेरी जेब में तो जाएगा। खेत खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए, मेरे पास तो एक रुमाल खरीदने के भी पैसे नहीं है। पैसे की मदद मैं तुझे कर देता हूँ, तू जमीन ढूंढना शुरू कर और जो पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। पर भाई अगर खेती अच्छी ना हुई, मुनाफा ना हुआ तो तेरे पैसे कैसे लौटाऊंगा? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस अपने लिए कोई जमीन या फिर खेत देखना शुरू कर, बाकी मैं सब अपने आप देख लूंगा। इतना बोलकर सोनू वहाँ से चला जाता है और रमेश अपने लिए जमीन देखना शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में वो गांव के काफी लोगों से बात करता है और एक दिन गांव का सुधीर नाम का आदमी रमेश के घर आता है और बोलता है, अरे रमेश, तू अपने लिए खेत देख रहा था ना? हाँ देख तो रहा हूँ, कहीं कोई खेत मिल ही नहीं रहा है। एक खेत है, बहुत बड़ा है और मिट्टी भी बहुत अच्छी है वहाँ की। अच्छा, तो वो खेत का मालिक उसे बेचना चाहता है क्या? हाँ बेचना तो चाहती है और खेत की कीमत भी बहुत कम ही मांग रही है। सच बोल रहा है क्या तू? चल मुझे ले चल, किसका खेत है, कौन है? अरे कोई बुजुर्ग महिला है, उसी का खेत है, मैं तुझे लिए चलता हूँ, जल्दी चल मेरे साथ। सुधीर रमेश को लेकर गांव से बाहर जाकर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है, जहां अनीता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं और अनीता बोलती है, जी कहिए, क्या काम है आपको? अरे अम्मा, आप अपना खेत बेचना चाहती है ना, जो हमारे गांव में है? हाँ बेचना तो चाहती हूँ, पर कौन खरीदना चाहता है उसे?
मैं खरीदना चाहता हूँ अम्मा जी। बताइए क्या कीमत देनी पड़ेगी मुझे उस खेत की? जो तुम सही समझो वही दे देना, मेरी कोई डिमांड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खेत की जमीन बहुत ज्यादा ही बंजर हो जिस पर खेती ही ना हो सके, तभी ये कोई डिमांड नहीं कर रही है? चिंता मत करो बेटा, मेरे खेत की मिट्टी में कोई कमी नहीं है। जो भी खेती करोगे ना बहुत खिलकर आएगी। आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूँ अम्मा? तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ ना, इसलिए तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं। अरे रमेश, सोच क्या रहा है? जितने तेरे पैसे हैं उतने तू अम्मा को। इतना कहकर रमेश और सुधीर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर जाकर रमेश सोनू को फोन लगाता है और सोनू पैसे लेकर रमेश के घर आ जाता है। अगले दिन सोनू और रमेश अनीता के घर जाकर उसे पैसे दे देते हैं और अनीता बोलती है, ठीक है बेटा, आज से ये खेत तुम्हारा हुआ। आपका शुक्रिया अम्मा, लेकिन अब आपका गुजर बसर कैसे चलेगा? मेरा गुजारा अपने आप चल जाएगा, मेरी चिंता तो मत करो बेटा, अब तू बस खेती करने पर ध्यान दे। अनीता के घर से निकलकर रमेश और सोनू अनीता के खेत में पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही खरीदा था। खेत को देखकर रमेश थोड़ा भावुक हो जाता है और सोनू से बोलता है, कब से मेरी चाहत थी कि मेरा खुद का खेत हो। कितने वक्त के बाद मुझे मेरा खुद का खेत मिला है। अब मैं जी तोड़ मेहनत किया करूँगा। मुझे पता है भाई, और मैं चाहता हूँ कि तेरी मेहनत खूब रंग लाए और तू इस गरीबी के दलदल से बाहर आ जाए। तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे खेत दिलवाने में। सच में ये जमीन मेरे लिए किसी सोने से कम नहीं। अरे मैं सब जानता हूँ, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तू बस मन लगाकर खेती करने का काम कर। सोनू और रमेश घर आ जाते हैं और घर जाकर आंचल के हाथ का बढ़िया खाना खाते हैं और सोनू बोलता है, भाभी अब देखना घर के हालत कैसे अच्छे होते हैं। सच में देवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पति की मदद की। अरे कोई बात नहीं, अब कल सुबह मैं शहर चला जाऊंगा और जब वापस आऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन सुधर चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल देवर जी, जो आपने इतना साथ दिया है, कुछ न कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा। खाना खाकर सभी लोग आराम से सो जाते हैं और अगले दिन सोनू शहर के लिए घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश खेत में काम करना शुरू कर देता है। अब पूरे गांव में सबसे बड़ा खेत रमेश के पास ही था, जिस वजह से गांव के कई लोग रमेश से जलन करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के दो लोग श्याम और अनिल आपस में बात कर रहे थे। इस फटीचर रमेश के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इतना बड़ा खेत खरीद लिया है? सच में, अरे कब से ये खेत खाली पड़ा था लेकिन इसे कोई खरीद नहीं पाया। लेकिन इसे देखो, ये अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा खेती करेगा और फिर रौब जमाएगा हम सब पर। अब क्या ही कर सकते हैं, इससे इसका खेत थोड़ी ना छीन सकते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं ये कितना आगे जाता है और कितना नहीं। लोगों की बात से बेखबर रमेश आराम से अपने खेत में काम करता है। कई महीने गुजर जाते हैं और रमेश इस बार अपने खेत में फूल गोभी उगाता है। उसकी फसल बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। श्याम और अनिल दोनों ही रमेश के खेत में उसकी फूल गोभी देखने आते हैं और फूल गोभी को देखकर बोलते हैं, क्या बात है, फूल गोभी तो एकदम हीरे जैसी चमक रही है। सच में कोई खास बीज डाला था क्या फूल गोभी का भाई तुमने? नहीं नहीं, जो बीज तुम इस्तेमाल करते हो ना वही बीज मैंने इसमें डाला है। चलो बढ़िया है, इस बार तो अच्छी कीमत मिल जाएगी तुम्हें फूल गोभी की। अब वो तो वक्त ही बताएगा भाई कि कीमत कैसी मिलती है और कैसी नहीं। हाँ चलो बढ़िया है, इस फूल गोभी का बीज तो मुझे भी देना। इस बार तो मैंने अपने खेत में गाजर लगाई है। गाजर काटने के बाद मैं भी यही गोभी अपने खेत में लगाऊंगा। अनिल और श्याम वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब जिस किसी की भी नजर रमेश के खेत में लगी फूल गोभी पर जाती तो हर कोई उसकी खूब तारीफ करता। अब पूरे गांव वालों को रमेश के खेत की फूल गोभी काटने का इंतजार था, ताकि वो जल्दी से उसे फूल गोभी का स्वाद चख सके। फसल काटने से ठीक एक दिन पहले ही रात को बहुत जबरदस्त तूफान आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
आज रात कैसा तूफान आ रहा है, मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। चिंता कैसे ना करो, इतनी मुश्किल से खेत मिला है, मैंने इतनी मेहनत की और आज ये तूफान आ गया। अब तूफान थमने का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा ना, फिर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। मुझे पता है सब बर्बाद हो जाएगा सुबह तक। पूरी रात तेज बरसात के साथ ओले भी गिरते हैं और तूफानी हवाएं चलती हैं। अगली सुबह जब आंचल और रमेश खेत में पहुंचते हैं तो खेत का हाल देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रमेश के खेत में इतनी बारिश, ओले और हवा चलने के बाद भी खेती बिल्कुल सही थी, जैसे उसके खेत में पानी की कोई बूंद न गिरी हो। वहीं दूसरी तरफ गांव के बाकी लोग अपनी फसल खराब होने के लिए मातम मना रहे होते हैं। तभी श्याम और अनिल आते हैं। अरे भैया, ये कैसा चमत्कार है, तुम्हारे खेत की फूल गोभी तो एकदम सही सलामत है। अरे वही तो, कुछ बर्बाद ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे खेत के ऊपर तो बारिश ही नहीं हुई है। अरे हाँ, मैं भी यही सोचकर हैरान हूँ कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लगता है भगवान ने हम गरीबों पर अपनी कृपा रखी है, इसलिए हमारे खेत को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमारे खेत बर्बाद हो गए, हमारी फसलें बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? आप सब चिंता मत करो, इस बार की फसल मैं मंडी में नहीं बेचूंगा, बल्कि आप सब लोग मेरे खेत में से फूल गोभी ले लीजिए और अपना गुजारा कर लीजिए। जी हाँ, आप सभी हमारे अपने गांव वाले हैं। अब आप लोगों का ऐसा नुकसान देखकर हम खुद कैसे चैन से अपना पेट भर सकते हैं। रमेश और आंचल की बातें सुनकर सभी गांव वालों के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रमेश अपने खेत से फूल गोभी तोड़कर पूरे गांव में बांट देता है और थोड़ी सी फूल को अपनी जरूरत के लिए अपने घर पर रख लेता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और रमेश अपने खेत में जो भी चीज लगाता था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बिना किसी नुकसान के बड़ा होता था, जिसकी उसे अच्छी कीमत भी मिल जाया करती थी। ये खेत तो सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। जब से मैंने ये जमीन खरीदी है, हमें कभी कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो सच में चमत्कार है। ये खेत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और अब तो सारा कर्जा भी उतर गया है, अब हम अपना घर बनाने की तरफ ध्यान देंगे। जी ठीक है, जैसा आप चाहे, मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ। वक्त गुजरता जाता है और अब रमेश के घर के हालात काफी ज्यादा सुधर जाते हैं और इसी बीच आंचल को पता चलता है कि वो गर्भवती है और इस खबर को सुनते ही रमेश बहुत खुश होता है। बस इसी की कमी थी हमारे जीवन में, अब हमारा परिवार बिल्कुल पूरा हो गया। सही कह रहे हैं आप, और अब तो हमारे पास अन्न भी है और धन भी है। हमारी आने वाली संतान को कोई कमी भी नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी आने वाली संतान की खुशियाँ मनाते हैं। वक्त गुजर जाता है और एक दिन आंचल रमेश के लिए खाना देने के लिए खेत में पहुंचती है। खेत में आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं खाना खाने के लिए घर ही आ जाता ना। मैं भी घर पर आराम करके बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोचा कि मैं ही आपके लिए खाना ले आऊं। लेकिन इस हालत में तुम्हारा इतनी दूर चल कर आना ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। पर जी थोड़ा बहुत घूमना फिरना ठीक है, वरना तो हमारा आने वाला बच्चा आलसी पैदा होगा। अरे अच्छा ठीक है, चलो तुम बैठो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। रमेश जल्दी से अपने हाथ धोकर आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खेत में ही बैठकर खाना खाते हैं। तभी आंचल की नजर खेत के एक तरफ पर लगे हुए आम के पेड़ पर जाती है और उस पर लगी कच्ची कैरी देखकर आंचल का जी मचल जाता है और वो बोलती है, मैं तो ये कच्ची कैरी खाऊंगी। उसे देखकर तो मेरा जी बहुत ज्यादा मचल रहा है। मैं खाना खा लूँ, उसके बाद तुम्हें कच्ची कैरी तोड़ कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तोड़ लूंगी। ठीक है, पर ध्यान से तोड़ना, अगर हाथ में आ जाए तो खड़ी हो जाना, मैं खुद तोड़ कर दे दूंगा। आंचल जल्दी से आम के पेड़ के पास जाती है और कच्ची कैरी तोड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती है, लेकिन उसका हाथ कैरी तक नहीं पहुंच पाता और इसी बीच अचानक से आंचल का पैर फिसल जाता है और आंचल जैसे ही जमीन पर गिरने वाली होती है तभी वो हवा में लटक जाती है और जमीन पर नहीं गिरती है। ये देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। ये सब कैसी माया है, तुम हवा में कैसे लटक गई? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे पकड़िए। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कैसे हो गया? हवा में मैं कैसे लटक गई?
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। कहीं यहाँ कोई भयावी शक्ति तो नहीं? पता नहीं आंचल, मुझे तो लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। रमेश और आंचल ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है और वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे कौन है यहाँ? कौन हंस रहा है इतनी जोर से? कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या? जो भी है हमारे सामने आओ। रमेश और आंचल की बातें सुनकर अचानक से रमेश के खेत की जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और उसमें एक बड़ी दरार पड़ जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा जिन बाहर निकलता है, जिसे देखकर रमेश और आंचल हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो और ऐसे जमीन के अंदर से कैसे निकल कर आ रहे हो? हम दोनों पति पत्नी ने कुछ नहीं किया है, हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद करने के लिए? पर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ आका जिन, और ये जमीन मेरी है। जिस खेत पर तुम खेती करते हो ये खेत मेरा है। क्या ये जिन का खेत है? हे भगवान! और चिंता मत करो, मैं एक अच्छा जिन हूँ जो लोगों की मदद करता है और मदद के बदले कुछ भी मांगता नहीं है। इसका मतलब कि अभी जब आंचल का पैर फिसला था तो तुमने ही उसकी मदद की थी? बिल्कुल सही, मैंने ही आंचल को गिरने से बचाया है। मेरे होते हुए तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि उस रात तूफान से भी मेरी फसल को तुमने ही बचाया था? हाँ बिल्कुल, मैंने ही बचाया था। लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे और हम दोनों से चाहते क्या हो तुम? मैं यहाँ पर कैसे आया था उसके पीछे एक लंबी कहानी है। जिससे तुमने इस खेत को खरीदा है ना, वही मुझे यहाँ लेकर आई थी। अनीता और उसका पति ब्रिजेश दोनों ही बहुत ज्यादा सुखी दंपति थे, लेकिन उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी और दोनों इस बात से बहुत परेशान रहा करते थे। जी, इतनी धन संपत्ति होने का क्या फायदा है? हमारे पास अगर हमारे